इनके बारे में कुछ बातें हमें पता चली और एक बात पता चली कि एंजाइम ना तो रिएक्शन को शुरू करते हैं, ना तो खत्म करते हैं, ना तो एंजाइम रिएक्शन में यूज होते हैं। एंजाइम दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात है, मैं आप लोगों से इमोशनल होकर बोल रहा हूं, अगर एक महीने ये प्रैक्टिस चल जाए और आप लोग साथ दे दो, बस भागो नहीं कि मैं रोज पूछ लूं और तुम रोज बताने के लिए खड़े हो जाओ। यकीन मानिए मैं बता रहा हूं, आपका जो फायदा होगा, मेरा तो जो होगा सो है, आपका इतना फायदा होगा, आपका सब्जेक्ट आपके टिप में आने लगेगा, रिफ्लेक्स में आने लगेगा। और ये वो चीजें जो मैंने करके देखी है, एकदम प्लान से करके देखी है। मैं अपनी तैयारी के समय पर एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता जैसी मोटी मोटी किताबें रट चुका था, और उन किताबों को मैं अगर आपको दिखा दूं साइज में तो आपका दिमाग चक्कर गिरने हो जाएगा। और उसकी वजह यह थी कि हमारा टीचर हमसे पूछ करके बस खूब उड़ाता था, और दूसरा ऑप्शन था नहीं मार्केट में उस समय पर कि कोई दूसरा टीचर हो। अब एक ही जगह जाना है पढ़ने, अब इस वजह से भागते भी नहीं थे और मार भी खाते थे। तो अब एक ही बचाव था कि हम पढ़ाई करें, नहीं पढ़ाई करेंगे तो गड़बड़ होगा। और हमें किसी ने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई, बस हमसे पूछी गई और हमने खुद जाकर के मर के बायोलॉजी सीखी। और याद रखना, आपको सब्जेक्ट तभी आता है जब आप खुद सीखते हैं। ये और बात है, कुछ खुद सीखने में टीचर थोड़ी मदद कर देता है। जब आप खुद सीखते हैं स्पीड स्लो होती है, तो एंजाइम एक्ट लाइक, सॉरी टीचर एक्ट लाइक, आपकी सीखने की स्पीड को। क्या टीचर आपकी सीखने को शुरू करता है? क्या बंद करता है? क्या आपके सीखने में टीचर मर जाता है? नहीं, वो तो दोबारा फिर से रीअवेलेबल है। टीचर एक्ट लाइक, वो आपके सीखने की स्पीड को बढ़ा सकता है, और आप टीचर को कैसे यूज करते हैं आप पे डिपेंड। सो एंजाइम दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगला ही क्वेश्चन आता है, हाउ डू एंजाइम इंक्रीज द रिएक्शन। यही अगला टॉपिक है, हाउ डू एंजाइम इंक्रीज द रिएक्शन। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जैक्ट यही वाला टॉपिक नहीं है, कुछ और लिखा है आपकी बुक में, लेकिन उसका मतलब यही है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं। इसको समझने के लिए, इस हेडिंग को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी केमिस्ट्री की पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ऑल्दो मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं जानता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। पहला रूल है केमिस्ट्री का कि रिएक्शन हमेशा प्रोसीड करती हैं टुवर्ड्स मोर स्टेबल स्टेट। रिएक्शन जहां भी जाएंगी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स टुवर्ड्स मोर स्टेबल स्टेट। इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं जो ज्यादा स्टेबल हो। और दूसरा पॉइंट, दुनिया में हर मॉलिक्यूल के पास, वेदर इट इज सबस्ट्रेट, चाहे वो सबस्ट्रेट ही क्यों ना हो, और वेदर इट इज प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, हर मॉलिक्यूल के बीच में, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। यानी सबस्ट्रेट के पास भी अपनी एक इंटरनल एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास भी अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी, आप इसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं। अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी देने का मन ना करे तो आप इसे इंटरनल एनर्जी कर सकते हैं। और बोलते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उतने अनस्टेबल होंगे। इसीलिए आपकी जो ये एज है, प्यूबर्टी एज, आपकी एडोलसेंट एज, इसमें आपके पास एनर्जी ज्यादा है और इसीलिए आपकी स्टेबिलिटी कम है। आप बहुत अनस्टेबल होते हो, आप अपनी एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज नहीं कर पाते। एक दिन में आपको 10 काम करने होते हैं,
इसलिए वो बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं जो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके एक तरफ लगाते हैं। हर वक्त स्टूडेंट को यह लगता है कि वो टीचर को कितनी स्मार्टनेस दिखा सकता है, पर टीचर को स्मार्टनेस दिखाने की बजाय, क्यों शान बाबू, अगर किताबों में स्मार्टनेस दिखाई जाए तो वो ज्यादा अच्छा हो। तो आप याद रखिएगा, इस दुनिया में चाहे सबस्ट्रेट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबके पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी है, और वो इंटरनल एनर्जी उनको अनस्टेबल बनाती है। स्टेबल, अनस्टेबल। तो बताओ वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहेंगे कि कम करना चाहेंगे? और कम करने के चक्कर में वो क्या बना देंगे? प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? और इसके लिए हमें रिएक्शन की एनर्जी मालूम होनी चाहिए। केमिस्ट्री कहती है कि रिएक्शन की एनर्जी आपको मालूम होनी चाहिए। मैं ग्राफ बना रहा हूं और इस ग्राफ से उस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के लिए ग्राफ है। बोलते हैं दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस। हम लोग वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस में हम लोग रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट है। आप बुक देखना बंद कर दीजिए, वरना मेरा डायग्राम आपको अजीब सा लगेगा। बुक में भी यही डायग्राम है, लेकिन मैं आपको अजीब लगेगा। हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास अपनी एक एनर्जी है। लेट्स सपोज ये एवरेज एनर्जी मानी, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर कम ज्यादा, मैंने एवरेज एनर्जी ये मानी। और इस एनर्जी की वजह से ये सारे सबस्ट्रेट कोलिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जितनी ज्यादा एनर्जी होगी कोलिजन उतना कम के ज्यादा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी लेवल को कम कर सकें और प्रोडक्ट में चेंज हो सके। ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट में चेंज हो सके, एंड इट इज नोन एज प्रोडक्ट। याद रखिएगा, रिएक्शन हमेशा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करती है। दिस प्रोसीड टुवर्ड सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। लेकिन याद रहे, जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, मैं धीरे धीरे ग्राफ की तरफ आ रहा हूं, वो ये रहा, और जो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है वो ये रहा। इसका मतलब जब आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएंगे, आप बताएं प्रोडक्ट की एनर्जी घटेगी कि बढ़ जाएगी? पता नहीं सर। आपको 2 रूल पढ़ाए थे, मैंने अभी 2 रूल पढ़ाए थे, भूल गया। बताइए, इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं वो किधर जा रही हैं? अनस्टेबिलिटी की तरफ, की स्टेबिलिटी। और दूसरी चीज मैंने बताई थी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल। बताओ, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ और प्रोडक्ट की, तो बताओ कौन अनस्टेबल? हाँ? और कौन बेटा स्टेबल? तो बताओ, सबस्ट्रेट किधर जाना चाहेंगे? क्यों स्टेबल होना चाहेंगे? ये स्टेबल क्यों है? इनकी एनर्जी ज्यादा की कम? तो हर सबस्ट्रेट अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करने के चक्कर में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट। तो बोल रहे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है? सबस्ट्रेट से ऐसी रिएक्शन जिनमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, ऐसी रिएक्शन में एनर्जी निकलती है। बताओ क्या होती है? निकलती। और अगर एनर्जी निकल रही है तो एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, हाँ, ये रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने डायग्राम पूरा किया भी नहीं और आपको अभी जमाई आने लगी। बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी चाहे सबस्ट्रेट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो सबस्ट्रेट को एक थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थोड़ी देर लिखिए मत, समझने की कोशिश करिए। अगर सबस्ट्रेट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पा जाए तो वो सबस्ट्रेट रहेंगे कि प्रोडक्ट हो जाएंगे? तो हर सबस्ट्रेट
कोलाइड होकर के, कोलिजन कर करके ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पाना चाहता है। मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल है और 100 के 100 मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं। कोलाइड होने पर एनर्जी बढ़ रही है और क्या पाना चाह रहे हैं? थ्रेशोल्ड। इन 100 में से कुछ यहां तक पहुंचे, कुछ यहां तक पहुंचे, कुछ यहां तक पहुंचे, बताइए प्रोडक्ट में चेंज होगा कि नहीं? और कुछ बेटा सबस्ट्रेट यहां तक पहुंचे, प्रोडक्ट में चेंज, और कुछ सबस्ट्रेट यहां तक पहुंचे, बताओ उन्होंने क्या क्रॉस कर ली? थ्रेशोल्ड एनर्जी पाने के लिए इन्होंने क्या किया? कोलिजन। कोलिजन करने की वजह से इनकी एनर्जी घटी की बढ़ी, और बढ़ी तो कितनी पड़ी? थ्रेशोल्ड। सबकी बढ़ी थ्रेशोल्ड तक की, कुछ की, जितने लोगों की बढ़ी वो किस में कन्वर्ट होगा? इसीलिए सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा, प्रोडक्ट का कम, और बोलते हैं इस एनर्जी तक अगर पहुंचे हो तो प्रोडक्ट में बदल ही जाओगे। सो जाओ बेटा इससे। तो आप अगर क्या पा जाओ तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? प्रोडक्ट। तो बोलते हैं सबस्ट्रेट की जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाएगी? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से काम कितना चाहिए? थ्रेशोल्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी में जितनी एनर्जी जोड़ दी जाए कि वो क्या पा जाए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो क्या नाम है? तो अगर मैं क्या जोड़ दूं? एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या मिल जाएगी? थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई तो मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? प्रोडक्ट। मेरे सर मुझे ऐसे समझाते थे, सुनील, एक 3 फीट की वॉल है, 3 फीट की वॉल है, और इस वॉल को जम करके पार करना है, और कई लोग उछल रहे हैं। जो लोग 1 फीट तक उछल रहे हैं पार हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 फुट तक, 2.5 फुट तक, 2.25 फुट तक, 3 फीट तक में भी, और अगर 3 फीट से थोड़ा ज्यादा तो पक्का। तो बोलते हैं सब लोग उछल रहे हैं, सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कोलाइड कर करके क्या चाहते हैं? हाँ, इनकी अपनी एनर्जी का नाम। और ये जब कोलाइड कर रहे हैं तो क्या पाना चाहते हैं? जब इसको मुंह धुलाओ, इसका हाँ, पानी से मुंह धुलो, वरना कोई फायदा नहीं है बैठने का, घर जाओ। उसकी पलकें 5-5 किलो की हो चुकी है, बड़ी मुश्किल में वो अपनी पलकें खोल रहा, लेकिन वो दब जा रहे हैं। रुमाल गीला करो, ऐसे नहीं करते, रुमाल गीला करके आंखें पोंछो, रुमाल ही नहीं है। अब इधर देखो, जो भी सबस्ट्रेट की अपनी एनर्जी है उसका नाम, पर पोटेंशियल एनर्जी काफी क्यों, किसमें कन्वर्ट कर दे? ये पोटेंशियल एनर्जी में कोलिजन होते हैं, कोलिजन होने की वजह से कुछ एनर्जी पाते हैं, नाम बताओ। पोटेंशियल एनर्जी में क्या जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? अगर थ्रेशोल्ड मिल गया तो बचेगा कि प्रोडक्ट? बताओ ये S है कि P है? और ये क्या यहाँ पर DS हो रहा है? DS/dt। जितने सबस्ट्रेट थ्रेशोल्ड के पार हो गए, क्या उतने प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड के पार आ जाएंगे? इट इज DP/, क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हुए? नहीं चेंज हुए। 100 में से 10 गए तो 10, तो 10 मॉलिक्यूल को क्या मिल गई? थ्रेशोल्ड। तो बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? मेरे पास जो है उसका नाम एक्टिवेशन। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। और मुझे जो चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल में मैं क्या जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगी? और अगर थ्रेशोल्ड आई तो क्या मैं क्रॉस कर जाऊंगा? क्या बना लूंगा? अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो बताओ कोलिजन इफेक्टिव की इनइफेक्टिव? बताओ इस कोलिजन को आप इफेक्टिव बोलोगे कि इनइफेक्टिव? इफेक्टिव। हाँ, और ये सारे कोलिजन इनइफेक्टिव। ये जितने भी कोलिजन है ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे कि नहीं? पर ये वाला क्यों? क्योंकि इसकी वजह से
इसकी वजह से थ्रेशोल्ड नहीं मिला और इनकी वजह से थ्रेशोल्ड मिल गया, और जिनको थ्रेशोल्ड मिला वो प्रोडक्ट में, चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है भाइयों बहनों, इसलिए थ्रेशोल्ड पाने वाले लोगों का नंबर ज्यादा है। चूंकि दीवार की ऊंचाई ज्यादा है इसलिए जम करके उस तरफ जाने वालों का नंबर ज्यादा है। अगले, चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, तो इसको पाने के लिए कोलिजन इफेक्टिव ज्यादा कि इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन कम, तो बताओ कम लोग हैं जो क्या पा रहे हैं, इसलिए कम लोग हैं जो किसमें करना प्रोडक्ट, इसलिए डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी कम है तो आर। व्हाट इज डीपी बाई डी टी? कल पढ़ाया था। व्हाट इज डीपी बाई डी टी? रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि बेटा प्रोडक्ट कम बन रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है। अब आपने डाला इसमें एंजाइम, क्या डाला? इसी रिएक्शन में तुमने एंजाइम को प्लेस किया, और जैसे ही तुमने एंजाइम को प्लेस किया, ये कोलिजन को इफेक्टिव नहीं करेंगे, कोलिजन वैसे ही चलते रहेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। वो एक्टिवेशन एनर्जी जो कभी इतना डिफरेंस रखती थी, आप इतना डिफरेंस रखती थी, जरा ध्यान सुनना। पहले ये वाले कोलिजन इफेक्टिव थे कि इनइफेक्टिव? ये वाले, ये वाले, ये वाले इफेक्टिव लोग कम थे कि ज्यादा? अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी गई, बताओ ये भी इफेक्टिव हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये पहले से इफेक्टिव थे। बताओ पहले डीपी बाई डी टी कम था, अब ये वाला डीपी बाई डी टी बढ़ जाएगा। बताओ डीपी बाई डी टी घटा कि बढ़ गया? अगर डीपी बाई डी टी बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? बताओ एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते ही कम। तो बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी थी विद एंजाइम कि विदाउट एंजाइम? विदाउट एंजाइम। और ये वाली विद एंजाइम। कोई पूछे कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कम करते हैं, बता पाओगे? बाय डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन। अब जरा इसको अपने देहाती तरफ में पकड़ो। 3 फीट की वॉल थी, कितनी? और बहुत सारे लोग जंप कर रहे थे, 3-4 लोग ही केवल 3 फीट से ज्यादा कूद सकते थे। तो बताओ उस तरफ कितने लोग जाएंगे? 4 लोग। 4 लोग जंप कर लेते थे, पर मैंने दीवार को कर दिया आधा फुट। कितना? और जितने लोग थे सबके सब की कूदने की क्षमता 1 फुट की थी, 1 फुट से ज्यादा, 1 फुट मिनिमम थी। बताओ ये सब के सब। तो बताओ हमने लोगों को ज्यादा उछाला कि दीवार को छोटा किया? तो एंजाइम ने कोलिजन बढ़ाए कि एक्टिवेशन कम करे? एक्टिवेशन कम करे। तो बताओ प्रोडक्ट की तरफ लोगों का कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? तो बताओ एंजाइम ने क्या बढ़ा दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर कि बढ़ाकर? तो अगर कभी कोई लोग ना समझ पाए हो तो ये रटनती वाला काम करने। एंजाइम्स इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। पेज नंबर है 156। सब लोग अपनी एनसीईआरटी का 156 पेज नंबर ओपन करें। ओपन हुआ? अब ग्राफ देखें। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? पहली वाली एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम की विदाउट, बाद वाली एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी की कम हो गई? कोलिजन उतने ही है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए। पहले इफेक्टिव कोलिजन कम थे कि ज्यादा? बाद में ज्यादा। बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम की विदाउट, इसलिए प्रोडक्ट का रेट कम है, और जब इसको कम कर दिया गया तो प्रोडक्ट ज्यादा। सर नहीं आया ना? कितने लोगों को नहीं आया? हाँ
किसी भी रिएक्शन की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी कम नहीं होती, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करने का मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी एक रिएक्शन को, ये देखो कुछ लोग बोलते हैं सर इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी थ्रेशोल्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती? तो मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी अलग है और रिएक्शन की अपनी एनर्जी अलग है। तो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो वो आप कर रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप थ्रेशोल्ड को ऊपर बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? घटा रहे हो, बात वही है। लेकिन थ्रेशोल्ड टर्म आपकी बुक यूज नहीं करती, क्या यूज करती है? एक्टिवेशन। तो मैं किस रूप से बोल रहा हूं? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाई गई कि घटा गई? दीज आर द ग्राफ्स। जो ग्राफ में दिख रहा वही रियल नहीं है, ग्राफ तो एक समझाने का तरीका है। चलो हटा रहे, बता पाओगे? हाँ, कुछ नहीं बता पाओगे। बताओ, क्या दो बातें पहले लिखाई थी मैंने? पहली बात ये थी कि दुनिया की सारी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। लेस स्टेबल के मोर स्टेबल? मोर स्टेबल, पक्का? अच्छा बताओ, ये दोनों रिएक्शन मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, बताओ स्टेबिलिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो बताओ, जितनी ज्यादा एनर्जी, स्टेबिलिटी की अनस्टेबल, स्टेबल की अनस्टेबल, जो भी बेटा एनर्जी सब्सटेंस की होती है उसे क्या नाम है? इसकी वजह से कोलिजन होते हैं। कोलिजन के दौरान वो क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड पाने के लिए क्या चाहिए? जिनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई वो थ्रेशोल्ड पा जाएंगे, किसमें आ जाएंगे? उनके कोलिजन इफेक्टिव माने जाएंगे कि इनइफेक्टिव? इफेक्टिव। बाकी लोगों के इनइफेक्टिव। 100 लोगों में 100 के 100 सबस्ट्रेट चेंज नहीं हुए, 10 चेंज हुए, मतलब 90 के कोलिजन ही नहीं हुए कि कोलिजन हुए इनइफेक्टिव। तो 10 के कैसे? इफेक्टिव। तो 10 लोग क्या बन गए? प्रोडक्ट। क्या हमने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी? अब बताओ, क्या लोगों के कोलिजन इफेक्टिव बढ़ गए क्योंकि थ्रेशोल्ड या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी कि कम हो गई? कम हो गई। और इसलिए प्रोडक्ट साइड में लोगों का नंबर घटा कि बढ़ गया? अभी मेरे को थोड़ा डाउट है कि तुम समझ पाओगे, इसलिए मैं दो ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं। अगर आपने इसमें ओके कर दिया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं समझूंगा आपने सही से समझा है, नहीं तो मुझे अभी मेहनत काफी करनी पड़ेगी। दो ग्राफ बना रहा हूं। अभी भी मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिया है, और यहां पर भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिया है। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का प्रोसीजर है, रिएक्शन कैसे चल रही है ये। यहां पर भी मैंने रिएक्शन लिया हुआ है। अब मैं सबस्ट्रेट की एनर्जी बता रहा हूं, ये रही सबस्ट्रेट S, और ये रहे प्रोडक्ट, इट इज P। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाने पर एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी कम? तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनना है, लेकिन उसे क्या कवर करनी पड़ेगी? थ्रेशोल्ड। तो सबस्ट्रेट को कहां तक जाना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड। और जो थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए एनर्जी होगी, नाम बताओ? एक्टिवेशन। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि इस वाली एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आपको, विदाउट इट छोड़ दो बात, वो तो मैं बाद में बात करूंगा, क्या आपने इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का एनर्जी कम देखा कि ज्यादा, और प्रोडक्ट का? तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एनर्जी ओवरऑल कम हुई कि ज्यादा? इसका मतलब एनर्जी निकली कि ऐड हुई? और इसलिए रिएक्शन का नाम एक्सोथर्मिक। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा ग्राफ आपके लिए मुश्किल है। ये रहा सबस्ट्रेट, और ये रहे प्रोडक्ट।
ये क्या कर रहा हूं मैं उल्टा सीधा। अब बताइए, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी और सबस्ट्रेट की, इसका मतलब रिएक्शन में निकल रही है कि देनी पड़ेगी। लेकिन इस रिएक्शन को भी करने के लिए क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड। बोलो तो बताओ, अब की बार ये एनर्जी का नाम क्या होगा? एक्टिवेशन। फिर से बोलो। और ये वाले का नाम है प्रोडक्ट। बताओ, ये वाले का नाम है सबस्ट्रेट। अभी भी रिएक्शन घट रही है कि अभी भी रिएक्शन हो रही है, लेकिन बताओ एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है? बताओ, इस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो? तो बताओ, ये एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो कि एंडोथर्मिक हो, हर बंदे को क्या चाहिए? एक्टिवेशन। फिर से बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी के बिना पाए आप प्रोडक्ट में चेंज। बताओ, ये रिएक्शन अपने आप होगी कि करानी पड़ेगी? स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, और जितनी भी रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती हैं वो हो जाती है कि करानी पड़ेगी? तो बताओ, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन? नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका नाम एक्टिवेशन, इसका नाम एक्टिवेशन। अब अगर मैं इन्हीं ग्राफ में एक छोटा सा ग्राफ बना दूं, बताओ दिस या फिर दिस, इसका मतलब है, अब बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी घटी कि बढ़ गई? कम हुई? इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते ही घटाते हैं। ऐसी रिएक्शन में एंजाइम का यूज बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? इसीलिए आपकी बुक में जो भी ग्राफ बना है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ रही है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? कैसे तुमने जाना कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है? क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम है। इसने सबस्ट्रेट ने एनर्जी रिलीज की होगी, और एनर्जी रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा। ये नेचुरल कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि पहला सेंटेंस बोला था हर रिएक्शन मोर स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यहाँ एनर्जी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी है कि अनस्टेबिलिटी? तो ये रिएक्शन होगी नहीं, करानी पड़ेगी। और ऐसी रिएक्शन के लिए एंजाइम जनरली ऑलवेज जनरली इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली वैसे तो होती है, लेकिन जनरली एंजाइम नहीं होता। एंजाइम हो भी सकते हैं, और याद रखना, ऐसी रिएक्शन में एंजाइम हमेशा होंगे। किसी ने बोला कि सर आपने पढ़ाया था कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन में कभी एंजाइम नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एनाबॉलिक रिएक्शन पढ़े हैं। कौन सी? उनमें एनर्जी यूज होती है, और उस समय पर वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक उनमें भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय पर कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब बताओ, इन दोनों रिएक्शन से तुमने क्या जाना? चाहे एनर्जी निकले, चाहे एनर्जी देनी पड़े, इन दोनों रिएक्शन में एक एनर्जी चाहिए ही। बोलो कौन? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और ये बाहर से मिलेगी कि कोलिजन से? तो चाहे एनर्जी निकल रही हो, चाहे एनर्जी देनी पड़ रही हो, ये दी गई एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज, और निकलने वाली एनर्जी भी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज। तो ये एनर्जी आएगी कहां से? ड्यू टू कोलिजन। और कोलिजन इफेक्टिव तभी होंगे जब बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा की कम। तो बताओ, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को देखा बेटा कितनी बुरी तरीके से कंफ्यूज हुए तुम, और तुम्हें कोई मतलब नहीं कि तुम पूछ लो। फिर सुनो, कमर सीधी करके बैठो। इनका जो क्वेश्चन था उसको मैं सही ढंग से फिर से दोहरा रहा हूं, और अब ध्यान से एक एक शब्द पकड़ना। रिएक्शन की एनर्जी अलग बात है, और सबस्ट्रेट की एनर्जी अलग बात है। मैंने अपने टीचर से पूछा था
कि सर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी दे ही रहे हैं तो थोड़ी और एनर्जी दे दें ताकि उसे क्या मिल जाए, एक्टिवेशन। तो बाहर से हम एक्टिवेशन एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी नहीं है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी है। फिर से, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी अलग बात है और रिएक्शन की एनर्जी अलग बात। यहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। इससे हमें यह पता चलता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी एनर्जी सबस्ट्रेट से कम की ज्यादा। इसका मतलब एनर्जी मिली होगी, क्या होगी, मिली होगी, तभी तो एनर्जी ज्यादा हुई होगी, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम एंडोथर्मिक। तो ये जो एनर्जी हमें दी गई, क्या यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगी? नो, नो। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर जो सबस्ट्रेट है उनकी अपनी एनर्जी और यहां पर जो प्रोडक्ट है उनकी अपनी एनर्जी है। प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से क्या है, कम। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकल रही है। अगर एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो जब एनर्जी ज्यादा थी तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्यों लेनी पड़ी? वही जो निकल रही थी वही एक्टिवेशन में मिल जाती। नो, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्शन के एनर्जी के साथ है कि अलग है? ये काम आपको करना ही पड़ेगा, और ये काम बाहर से या अंदर से नहीं होगा बल्कि कोलिजन से होगा। किसके होगा? तो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, हमें सबस्ट्रेट को कोलाइड करना ही पड़ेगा ताकि वो क्या पा जाए, हाँ, एक्टिवेशन। नहीं आया, याद रहेगा। और अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी पाने के दौरान क्या, अगर हम थ्रेशोल्ड को नीचे ले आए तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, घट जाएगी? तो बताओ, प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी, तो ये काम कौन करेगा? अगर अब भी नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री मेरा फोटे नहीं है, मैं इसे बाय करूंगा। ना, यही तो मैं बता रहा हूं। देखो, अब ध्यान सुनना, भैया ने क्वेश्चन पूछा है, एंजाइम ऐड करने पर एक्टिव एनर्जी कम हो जाती है तो क्या कोलिजन भी बढ़ जाता है? नहीं। अब ध्यान सुनना, 10 लोग खड़े हैं, ठीक, एक बंदा 1 फुट कूद रहा है, 3 बंदे 1.5 फुट कूद रहे, कुछ बंदे 2 फुट कूद रहे, और केवल 3 लोग ऐसे जो 3 फुट कूद रहे। कितना? 3 फुट के ऊपर कूद रहे, और दीवार कितने की है? कोई भी कोलिजन में अंतर नहीं है, सबके कोलिजन उतने ही। एक लोग 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट से ज्यादा। दीवार कितनी फीट की है? बताओ, सब पार कर जाएंगे कि 3 फीट? जिनकी कूद कितनी है? बाकी लोग कूदते रह लेंगे कि पार? अब बताओ, अब की बात, तुमने लोगों की कूद को बढ़ा दिया कि दीवार छोड़ आधे फीट की कर दी? बताओ, जो 3 फीट कूद लेता था, 2 फीट वाला भी, 1.5 फुट वाला भी, 1 फुट वाला भी, क्या आपने कोलिजन बढ़ाए? कूदने वाले तो अभी भी कूद रहे थे, पहले भी कूद रहे थे, तुमने क्या कर दिया? दीवार छोटा। तो बेटा, कोलिजन घटते या बढ़ते नहीं है। टॉपिक ज्यादा लंबा जा रहा, बातें मत करो। एक कोशिश और है, पहली बार में जब आप सुनते नहीं हो तो ये हालत होती है। ये बताओ, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये रिएक्शन की एनर्जी की सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, और ये क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन कहां से कहां की तरफ जा रही है? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट। अब सुनो, मेरे पास कुछ सबस्ट्रेट है, हो सकता है सैकड़ों सबस्ट्रेट हो, बहुत सारे सबस्ट्रेट हो। इन सबस्ट्रेट की अपनी एक एनर्जी है, किस एनर्जी का नाम? पर इन्हें एक एनर्जी चाहिए, बोलो क्या? थ्रेशोल्ड। फिर से बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब तुम्हारे क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं, पहले भी पढ़ाया लेकिन तुमने सुना नहीं। अब इनने चालू किया कोलिजन। क्या चालू किया? कोलिजन नहीं बढ़ रहा है, कोलिजन उतने ही है। इस कोलिजन की वजह से कुछ लोग यहां तक की एनर्जी पा पाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। क्यों नहीं? कुछ लोग यहां तक की पा पाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे।
कुछ लोग यहाँ तक की एनर्जी पा पाए, चेंज हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ तक की पा जाए, नहीं हो जाए, चेंज हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ तक की एनर्जी पा पाए, चेंज हो जाएंगे। बताओ ये कोलिजन मैंने बढ़ाया है कि नहीं? नहीं, कोलिजन ये वाले जितने थे इफेक्टिव की इनइफेक्टिव, यही बात मैंने पहली बार बोली, आपने सुनी नहीं। इफेक्टिव की इनइफेक्टिव, क्या कोलिजन कम या ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, जितने कोलिजन है उतने ही हो रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव की इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या नहीं पाया और इन्होंने थ्रेशोल्ड। तो बताओ अगर 100 में से 10 लोगों ने थ्रेशोल्ड पा लिया है, 90 लोग नीचे रह गए, तो बताओ प्रोडक्ट में 100 के 100 जाएंगे कि 10 जाएंगे? तो बताओ 10 लोग क्या पा चुके हैं? थ्रेशोल्ड। और किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। हाँ, बताओ प्रोडक्ट बन गया। बताओ प्रोडक्ट 100 मॉलिक्यूल का बना कि 10 का? हाँ, और कोलिजन कितने लोग कर रहे थे? 100, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन 10, 90 लोगों का। बताओ इस कोलिजन के दौरान वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितने लोगों को मिल पाई? 10। तो 10 लोग ही क्या कन्वर्ट पाए? प्रोडक्ट। तो अभी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो dp/dt, हर मिनट या हर पर्टिकुलर टाइम में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 10। और 10 मॉलिक्यूल इधर आ पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट का रेट कम है कि ज्यादा? अब देखो मैंने कोलिजन उतने ही है, लोग उछल उतना ही रहे, कोलिजन उतना ही हो रहा। अरे कुछ लोगों को इनइफेक्टिव और कुछ लोग इफेक्टिव। बताओ जो लोग इफेक्टिव हैं क्या वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं? अब हमने क्या किया? कोलिजन नहीं बढ़ाया। तुम्हारा क्वेश्चन था क्या कोलिजन बढ़ेगा? नहीं, कोलिजन नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हुई, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हुई, तो बताओ ये लोग जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हुई, अब ये थ्रेशोल्ड के नीचे रह गए कि ऊपर? तो जो पहले कैसे थे इनइफेक्टिव, अब कैसे हो गए इफेक्टिव? ये वाले इफेक्टिव, ये वाले मान लो ये 20 लोग थे, ये 20 लोग थे, ये 40 लोग, सॉरी 30 लोग थे। 30, 20, 50, 20, 70 और 10 तो पहले से ही जा रहे थे, तो 10 वो तो जाएंगे ही और 70 और जाएंगे। तो आप बताओ कितने मॉलिक्यूल? 80 मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट की तरफ जाने लगेंगे। तो बताओ क्या बढ़ा? dp/dt। कोलिजन बढ़ गए। कोलिजन उतने ही है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन क्या बढ़े? क्योंकि क्या कम कर दी तुमने? एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की वजह से कोलिजन बढ़े कि इफेक्टिव? जो क्या थे इनइफेक्टिव वो भी क्या हो गया? इफेक्टिव। पक्का? और इस वजह से प्रोडक्ट का रेट घटा कि बढ़ गया? मैंने बोला एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं? बाय इंक्रीजिंग कोलिजन, बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन। पक्का? और बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो dp/dt घटा कि बढ़ गया? अब भी नहीं आया। अब कितने लोगों को नहीं आया? हटाएं? हाँ बताओ। और ये रिएक्शन का एक्टिवेशन की एनर्जी का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से डायरेक्ट कोई लेना देना, इनडायरेक्ट हो सकता है। बताइए यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट की, इसका मतलब एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन में लूज हुई है। लूज हुई है तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमको क्या चाहिए? बिना एक्टिवेशन एनर्जी पाए हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज। अभी भी नहीं आया? आया? तो बताओ, अब बताओ एंजाइम क्या करते हैं? पता नहीं, मजा नहीं आता। क्या करते हैं? एनर्जी एंजाइम रिएक्शन को शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, एंजाइम यूज हो जाते हैं, फिर एंजाइम करते क्या? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ाते हैं। अभी आया? और वो बोले ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, देखो बोलते हैं कि एंजाइम होगा ई, उस एंजाइम में अपनी एक साइट होगी, एक्टिव साइट। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। एक्टिव साइट, और इस एक्टिव साइट की तरफ सबस्ट्रेट प्रोसीड करेगा, एस।
यह है सबस्ट्रेट, यह है एंजाइम। तो कहते हैं एंजाइम की तरफ सबस्ट्रेट प्रोसीड करता है E+S, और जैसे एंजाइम की तरफ सबस्ट्रेट प्रोसीड करता है कुछ देर बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। जरा इसे समझने की कोशिश करिए। पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ आया, फिर ये सबस्ट्रेट एंजाइम में जुड़ने लगा। ये जुड़ना ट्रांजिशन होता है, यानी इसे निकाला भी जा सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जब ES कॉम्प्लेक्स बनने लगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट की प्रॉक्सिमिटी में जाकर सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ने लगता है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड। और सबस्ट्रेट अगर बॉन्ड टूटने लगा तो प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है, इससे एक EP कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? EP। व्हाट इज EP? व्हाट इज E? और व्हाट इज P? और करते करते यहां पर सबस्ट्रेट की जगह प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। तो पहले कौन आया? E, फिर S, अभी जुड़े नहीं है तो E+S, दोनों जुड़ गए, कॉम्प्लेक्स का नाम ES कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड टूटे और नए बने EP कॉम्प्लेक्स। रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। और इसके बाद प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है और एंजाइम फिर से तैयार है नए सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए। इसके बाद कुछ देर बाद प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया जाता है एंड एंजाइम इज रेडी अगेन टू अट्रैक्ट न्यू सबस्ट्रेट। Yes, it is E, it is S, E+S जुड़ गया, ES क्या बनने लगा? प्रोडक्ट। और फिर क्या बना? EP। याद रखना ES कॉम्प्लेक्स और EP कॉम्प्लेक्स दीज आर द ट्रांजिशन स्टेट। कैसी स्टेज है? और इस ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? घटा रहे हैं, ताकि भैया प्रोडक्ट बनने में चांसेस कम हो जाए कि ज्यादा। किसी को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। चाहे मैं पढ़ा के मर जाऊं कोई मतलब नहीं। बोलो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ES कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? EP कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? E। ये क्या है? प्रोडक्ट। एक बार रिएक्शन फिर से देखो। अब मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा और अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। बताओ ये क्या है? ये एनर्जी किसकी है? सबस्ट्रेट। और इस एनर्जी का नाम एक्टिवेशन और इसका नाम प्रोडक्ट। क्या ये प्रोडक्ट है? और क्या ये सबस्ट्रेट है? पक्का? अब जरा इस ग्राफ को बांटेंगे कई कई फेजेस में, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको एक लाइन ये बांटूं फिर ऐसे बांटूं तो आपके सामने क्या क्या आएगा देखिएगा। इट इज E+S, यस और नो? और इसी दौरान आप आगे प्रोसीड हुए, इट इज ES कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो। और बताओ इसी के दौरान EP कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो। और इसी के बाद E अलग, P अलग। व्हाट इज P? पक्का? अब बताओ जिस समय पर एनर्जी कम है क्या बन रहा है? ES। फिर क्या बना? ES कॉम्प्लेक्स, फिर EP कॉम्प्लेक्स। इसी दौरान हम अपनी रिएक्शन की क्या कम कर रहे हैं? एक्टिवेशन। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम कीजिए। तो बताओ इस जगह पर क्या लिखोगे? E+S, इस जगह पर ES, और इस जगह पर EP, और इस जगह पर P+E। E फिर से तैयार? नहीं आया? तो बताओ अगर ग्राफ में देखोगे तो क्या है? S, इसमें क्या जोड़ो? E+S, ये वाला ES, ये वाला EP। ES और EP ट्रांजिशन है, और स्टेबल क्या? अनस्टेबल? अनस्टेबल। और यही किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। और इन्हीं ES और EP कॉम्प्लेक्स के दौरान रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है?
देखो एनसीईआरटी में कहीं रिएक्शन लिखी है क्या? बताओ, हटा रहा हूं इसे, इस रिएक्शन को बोलो E प्लस रिवर्सिबल अप टू ES इरिवर्सिबल E प्लस P। ES में ES जुड़ चुके हैं कि अलग अलग? जुड़ चुके हैं कि अलग अलग? ES में जुड़ चुके हैं। बॉन्ड टूटना शुरू ही हुए हैं और EP में बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। और E प्लस P में प्रोडक्ट बन चुका है और एंजाइम अलग है। नहीं आया ना? आया? इसी को आपकी बुक ने नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के हिसाब से पढ़ाया है। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आप लोग अपनी बुक के हेडिंग्स भी देखते रहे। पहला टॉपिक था हाउ डू एंजाइम ब्रिंग सच अ हाई रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लाते हैं? कुछ नहीं आया। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाकर, कोलिजन बढ़ाकर कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ाकर? कोलिजन बढ़ाते नहीं है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा, dP/dt ज्यादा, R जो R is which is equals to dP/dt। कल ही पढ़ा दिया था। ds/dt is R लेकिन माइनस साइन के साथ, और dP/dt is R प्लस E प्लस S ES EP E plus P। and now I am going to teach you nature of enzyme action। ध्यान से पेन छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैं वो पढ़ाऊंगा पहले। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की दो थ्योरी है या दो हाइपोथेसिस है। एक हाइपोथेसिस आपकी बुक में नहीं दी है, दूसरी दी है। पहली हाइपोथेसिस का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये आपकी बुक में नहीं दी है। और दूसरी हाइपोथेसिस का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। ये हाइपोथेसिस आपकी बुक में दी है, लेकिन 4 पॉइंट में दी गई है, नाम इसका भी नहीं दिया गया। तो जो आपकी बुक में नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में 4 पॉइंट लिखे हैं, पेज नंबर बताओ 150, वो किसके 4 पॉइंट है? इंड्यूस फिट मॉडल। अब ध्यान सुनना, बोलते हैं एंजाइम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एंजाइम काम करने की 2 तरीके की हाइपोथेसिस है। एक का नाम और दूसरे का नाम लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर। थोड़ा एक्स्ट्रा है, सुन लो तो अच्छा रहेगा। An induced fit model was given by Cosland। और दोनों मॉडल में कुछ अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये कहती है कि हर एंजाइम में प्री फॉर्म एक्टिव साइट है, इट इज E। एंजाइम और हर एंजाइम में प्री फॉर्म्ड एक्टिव साइट प्रेजेंट है, पहले से बनी एक्टिव साइट प्रेजेंट है। और उन एक्टिव साइट में फिट होने के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आ पाएगा। जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे हर एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है। यहां पर एंजाइम लॉक की तरह बिहेव करता है
और सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करती है। तो ये रहा E और ये रहा S। जब S और E आमने सामने आते हैं तो इनमें बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ते हैं, और बॉन्ड अगर तभी बनेंगे जब इनकी एक्टिव साइट्स इनके सबस्ट्रेट के साथ मैच कर जाएं। यस, दिस इज सबस्ट्रेट, this is E, now this complex is known as ES complex। फिर से बोलो ES। तो जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखाई थी वो रिएक्शन आप जरूर याद रखें। बोलो क्या थी? E प्लस S, ES कॉम्प्लेक्स याद है, और फिर EP कॉम्प्लेक्स, और फिर E प्लस P। इसमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस ES को बहुत प्रमोट करती है। बोलते हैं जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे हर एंजाइम पर फिट होने के लिए एक ही सबस्ट्रेट है। यानी अगर सबस्ट्रेट में सक्सीनिक एसिड ऐड होना है, क्या यानी इस एंजाइम में सक्सीनिक एसिड ऐड होना है, तो मेलोनिक ऐड नहीं हो सकता। दिस इज नोन एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। And this was given by M.L. Fisher। कोसलन कहते हैं बिल्कुल यही बात, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। वो कहते हैं कि हर एंजाइम के पास नो डाउट एक्टिव साइट हैं, और ये एक्टिव साइट प्री फॉर्म्ड हैं, लेकिन ये वेल शेप में नहीं है, ये अच्छी शेप में नहीं होती। एक्टिव साइट होती है लेकिन अच्छी शेप में नहीं होती। इसलिए इन एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जब भी फिट होगा आकर के, सबस्ट्रेट जब भी इन साइट पर आकर के जुड़ेगा, ये रहा सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम को इंड्यूस करेगा। सुन लो बेटा, जल्दबाजी मत करो, बताओ ये क्या है? एंजाइम के पास क्या है? प्री फॉर्म्ड है लेकिन वेल फॉर्म्ड। बताओ उसमें कौन आया? सबस्ट्रेट। जब भी सबस्ट्रेट आएगा बहुत अच्छी तरीके से फिट, तो जब भी सबस्ट्रेट आएगा वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा। क्या करेगा? ताकि एंजाइम अपना साइज एक्टिव साइट का थोड़ा बहुत बदले, और इस वजह से एक्टिव साइट थोड़ी बहुत सबस्ट्रेट जैसी बदलने लगेगी, और अगर वो सबस्ट्रेट जैसी बदलने लगेगी तो सबस्ट्रेट उनमें फिट होने लगेगा। बोलो क्या? इंड्यूस। कौन किसको इंड्यूस कर रहा? सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है, ताकि वो अपनी एक्टिव साइड के शेप को थोड़ा बदले, ताकि सबस्ट्रेट उसमें क्या हो जाए? फिट हो जाए। क्या हो जाए? फिट हो जाए। ये लोग भी वही बता रहे हैं, E प्लस S रिवर्सिबल अप टू ES कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सही बैठता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठता। ध्यान सुनो, क्योंकि ये पहले से ही चाबी और ताले का खेल है। तो चाबी अगर एंट्री कर गई तो अब याद रखना ये ताला खोल देगी, लेकिन यहां पर कुछ देर तक हिक्कप्स रहते हैं, जब तक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड को बदलता रहता है, इंड्यूस करके उसमें फिट होने की कोशिश करता रहता है, तब तक ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। रिएक्शन एक बार फिर से देखो, पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है कि पहला स्टेप? E प्लस S रिवर्सिबल अप टू। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि इस दौरान सबस्ट्रेट पूरी तरीके से जुड़ा क्या कर रहा है? इंड्यूस। कौन किसको? सबस्ट्रेट किसको इंड्यूस कर रहा है? एंजाइम, ताकि एक्टिव साइड और बढ़िया से बने और ये लोग और टाइटली पकड़ सके, और तब तक ये रिवर्सिबल। और एक बार टाइटली पकड़ लिया तो बॉन्ड टूटेंगे और क्या बनेगा? EP। और अगर EP बन गया तो रिवर्सिबल, A रिवर्स, और अब E अलग P अलग। नहीं आया? तो बताओ कितने मॉडल दिए गए? पहला कौन और दूसरा इंड्यूस। वैसे तो मैं NCERT बहुत कम पढ़ता हूं,
लेकिन मैं आपसे ये पॉइंट पढ़ने के लिए बोलूंगा, आप मेरे साथ पेज नंबर 157 ओपन करें, इसमें शायद नहीं है वरना मैं यही पढ़ा देता। पहला पॉइंट, और पता लगाइए लॉक एंड की हाइपोथेसिस के पॉइंट है कि इंड्यूस फिट के। अगर तुम लोगों ने पता लगा लिए तो मैं पूछूंगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। पहले एंजाइम पर सबस्ट्रेट आता है और फिट होने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। क्या इन्होंने इंड्यूस शब्द यूज किया? कौन किसको इंड्यूस कर रहा? सबस्ट्रेट इज गोइंग टू इंड्यूस टू एंजाइम, ताकि ये अपनी शेप को थोड़ा बदले और टाइटली पकड़ सके। किसे? सबस्ट्रेट। और तीसरा पॉइंट, active site of enzyme now in close proximity of the substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is born। ES से क्या बनने लगा? EP। और चौथा पॉइंट, the enzyme releases the product। किसको रिलीज कर दिया? और एंजाइम फिर से तैयार है। देखा, enzyme releases the product of the reaction and free enzyme is ready to bind another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again। बताओ, इन 4 पॉइंट में थ्योरी का नाम नहीं है, फिर भी बताओ ये थ्योरी किसकी है? क्या ये लॉक एंड की है? कौन सी है? इंड्यूस फिट फॉर्म। पर आप लोगों को बताना तो पड़ेगा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की रिएक्शन। मैं बड़ी बड़ी करके लिख दे रहा हूं। ई, व्हाट इज ई? प्लस एस, व्हाट इज एस? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल क्या बना? ES कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, ES कॉम्प्लेक्स। इरिवर्सिबल EP कॉम्प्लेक्स। अब बताओ, EP कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब क्या होगा? E अलग, P अलग। व्हाट इज P? और एंजाइम फिर से चालू, क्या बनाएगा? E प्लस एंजाइम इस रिएक्शन में यूज्ड अप हो गया। शुरू किया, हम बंद किया, क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया। किस दौरान? ES के दौरान की ES और EP? ES और EP। क्या ये ट्रांजिशन फेज है? इसी दौरान एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा कि कम और इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको एनसीईआरटी में मालूम होना चाहिए कौन से पॉइंट लिखे हैं, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। हटा दें? बताओ, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में कितनी थ्योरी? एक कौन? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दूसरा, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहती है? कि पहले से जो एक्टिव साइट है वो वेल फॉर्म है। कैसी है? जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है और उनके खांचे पहले से वेल फॉर्म हैं और हम चाबी लगा के उसे तुरंत खोल देंगे। तो कौन किसको खोलेगा? चाबी ताले को। सबस्ट्रेट किसको काम पे लगा देगा? एंजाइम। लेकिन कॉसलैंड ये कहते हैं ऐसा नहीं है। नो डाउट एक्टिव साइट हैं, पहले से बनी एक्टिव साइट हैं, लेकिन दे आर वेल फॉर्म और नॉट वेल फॉर्म। इसलिए कौन आएगा और जब सबस्ट्रेट आएगा तो उन एक्टिव साइट पे घुसने की कोशिश करेगा, फिट नहीं होगा, फिर वो इंड्यूस करेगा किसको? एंजाइम, ताकि एंजाइम अपना शेप बदल दे। और एंजाइम अगर शेप बदल देगा तो टाइटली फिट होगा, और जैसे ही टाइटली फिट हो रहा होगा पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए ES किस में कन्वर्ट होगा? EP। एक दिन प्रोडक्ट बन जाएगा, E अलग, P अलग। E फिर से तैयार है किसके लिए? नए सबस्ट्रेट। रिएक्शन दिख रही है? 10 बार बोल चुका हूं, मेरी खुशी के लिए एक बार सही सही बोल देना। E प्लस S रिवर्सिबल अप टू ES कॉम्प्लेक्स, इरिवर्सिबल EP कॉम्प्लेक्स, इरिवर्सिबल E प्लस P। तो ये रिवर्सिबल क्यों आया? क्योंकि ये वो समय है जिस समय पर सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है। अगर कर चुका है
तो अब E प्लस एस नहीं है, ES हो गया, और ES हो गया तो पुराने बॉन्ड टूट गए, नेट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है, प्रोडक्ट बन गया। क्यों? तो बहुत सारे रिएक्शन है जिनमें एंजाइम होता। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? तो वो वही है, हम लोग एनसीईआरटी किस मॉडल को ज्यादा सही मानते हैं? इंड्यूसमेंट को ज्यादा मानते हैं। अब तुम कहोगे वहां तो सर लॉक एंड की जैसा दिख रहा है ना? चुप रहो। ये दोनों की दोनों थ्योरी है कि हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस वो होती है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, केवल स्टेटमेंट है, इनमें से कोई भी थ्योरी नहीं है। इनका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी नहीं। दो लोगों के विचार हैं, कुछ लोगों का मानना है लॉक एंड की, कुछ लोगों का मानना है। हमारी एनसीईआरटी ने किसको तवज्जो दी है, कैसे दिया? 4 पॉइंट लिखे, और 4 पॉइंट किसके लिखे? इंड्यूस फिट मॉडल। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। Factors affecting enzyme activity. There are many factors, बहुत सारे फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 फैक्टर की बात की गई है, और इन तीनों फैक्टर के मैं नाम लिख दे रहा हूं। वन इज नोन एज टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की एक्टिविटी में बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं लिख दूं, देयर आर सेवरल फैक्टर। पर इन सेवरल फैक्टर में से एनसीईआरटी ने 3 फैक्टर चूज किए हैं, और ये 3 फैक्टर हैं टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और तीनों के तीनों फैक्टर पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे बिहेव करती है वो मैं समझाने जा रहा हूं। याद रखना, एंजाइम की एक्टिविटी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के साथ तुलना करेंगे। फिर से हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस पर हम लोग एंजाइम एक्टिविटी लिख सकते हैं, एंजाइम एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। रिलैक्स, ऐसा कोई मरे नहीं जा रहा है जबरदस्ती की आज ही समझ में आना, नहीं आएगा कल फिर पढ़ेंगे, इसलिए रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो। टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कितना? 0। ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड सो ऑन। ये मैं बाहर का टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100। और ये रही एंजाइम एक्टिविटी, और एंजाइम एक्टिविटी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से तौलते हैं। किससे? अगर एंजाइम एक्टिविटी अच्छी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। नहीं, थक गए? बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी एक दूसरे को सिनोनिम्स हैं। अगर एंजाइम एक्टिविटी अच्छी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। अब सुनो, बोलते हैं ज्यादातर एंजाइम अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स। व्हाट इज वी मैक्स? पता नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी? गाड़ी की। रेट ऑफ रिएक्शन जो मैक्सिमम है उसे क्या बोलेंगे? वी मैक्स।
ये बेटा 20 से 40 के बीच में करते हैं। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ये लोग मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर सही बात तो ये है कि 25 से 35 ज्यादातर 25 डिग्री से लेकर 35-36 डिग्री तक ये लोग मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। दैट इज Vmax। व्हाट इज Vmax? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। कब? 20, चलो 25 डिग्री पर मिनिमम की मैक्सिमम मान लो ये 25 है, 25 में, 26 में भी, 27 में भी, 30 में भी, 32 में, 35 में। लेकिन 35 के ऊपर चलने लगो तो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाए। 40 के पास आओ तो अचानक रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 40 के बाद एंजाइम का होने लगता है डीनेचुरेशन। भूल गए होंगे आप लोग? याद हो गया ना? बताओ 40 के बाद क्या होने लगता है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, व्हाट इज डीनेचुरेशन? पता नहीं सर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कि टूटते हैं? टूटते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में, सेकेंडरी प्राइमरी। पक्का? तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन घटने लगता है कि बढ़ने लगता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन अचानक घटने लगता है। और यही काम तब होता है जब आप 20 डिग्री के नीचे जाने लगो। जैसे जैसे 20 डिग्री के नीचे जाने लगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन घटने लगा कि बढ़ने लगा? क्यों? क्योंकि जितना लो टेम्परेचर होगा ये एंजाइम फ्रीज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? फ्रीज। और फ्रीज होने लगेंगे तो प्रिजर्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्रिजर्व। 2 शब्द यूज किए मैंने, बोलो। कम टेम्परेचर पर प्रिजर्वेशन किसका? एंजाइम के शेप में कोई अंतर, साइज में अंतर, एक्टिविटी कम हो गई क्योंकि एंजाइम प्रिजर्व हो गए। प्रिजर्व हो गए मतलब उनको कम टेम्परेचर में एक्टिविटी कम करके रोक दिया गया। बेटा सब कुछ समझने की अभी जल्दी नहीं है, केवल सुनने की कोशिश करो। लेकिन तुम हाई टेम्परेचर पर गए, हाई टेम्परेचर पे गए तो एंजाइम प्रिजर्व हुआ कि डिस्ट्रक्ट? बर्बाद हो गया क्योंकि बॉन्ड बचे कि टूट गए? नाम बताओ। डीनेचुरेशन से भी एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। और प्रिजर्वेशन से भी एंजाइम इनएक्टिव। आप इनएक्टिव कह के केवल अपना जान नहीं बचा सकते। कम टेम्परेचर पर भी एंजाइम इनएक्टिव है, ज्यादा टेम्परेचर पर भी एंजाइम इनएक्टिव है। लेकिन यह इनएक्टिविटी एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती कि तोड़ देती है? लेकिन इस वाली इनएक्टिविटी में एंजाइम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है। ये और बात है कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव। छोड़ो ये बात, हटाओ। और मैं आपको गांव लेके चलता हूं और 2 काम करके सिखाता हूं। हमारे पास मिल्क है, काऊ बफलो का मिल्क है। बेटा हाथ जोड़ रहा हूं, हर चीज का मजाक मत किया। इस मिल्क में हमारे पास एक एंजाइम पड़ा है लैक्टोबैसिलस। बोलोगे ना? बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है। और इसमें एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। बोलो क्या नाम है? और ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस फर्मेंटेशन करके इस मिल्क में एसिड पैदा कर सकता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और अगर मिल्क में लैक्टिक एसिड आ गया तो दूध फट सकता है, दूध की कर्डलिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर मैं दूध को ऐसे ही छोड़ दूं तो कुछ देर बाद दूध फट जाएगा क्योंकि उसमें एक एंजाइम होगा। बोलो लैक्टेट। अब हमारी मम्मी, जो हम लोग गांव के लोग हैं, शहर वाले लोगों के बात बाद में करेंगे। गांव के लोगों को नहीं मालूम कि बायोलॉजी क्या है, डीनेचुरेशन क्या है। लेकिन हमारी मम्मी ये जानते हैं कि अगर मैं इस मिल्क को उबाल दूं, बॉयल कर दूं, तो ये मिल्क फटेगा नहीं, बच जाएगा। कोई मुझे बताए क्या होगा? बॉयल करने पर
एंजाइम और बैक्टीरिया बचेंगे कि डीनेचर? बैक्टीरिया मर जाएंगे और एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो जो एंजाइम डीनेचर हो गए तो बताओ एंजाइम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? लैक्टिक एसिड मिल्क रहेगा, कर्ड में चेंज। इसके फायदे क्या? इसके फायदे ये है कि अगर तुमने बॉयल किया तो दूध ज्यादा देर तक प्रिजर्व रह सकता है, क्योंकि जितने बैक्टीरिया और एंजाइम थे वो बचे कि मर गए। अब इधर सुनो, शहर में आओ। शहर के लोग हैं आलसी, उन्होंने कहा कल उबालेंगे, आज हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर जिसे तुम अंग्रेजी में बोलते हो फ्रिज, ये भी अंग्रेजी ही है। फ्रिज में रखा, जब फ्रिज में रखा तो वहां का टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री। फ्रीजिंग में मत रख देना, पता लगा रखा था दूध मिल गई आइसक्रीम। अब इस कम टेम्परेचर पर एंजाइम प्रिजर्व है, ध्यान सुनना, एंजाइम, लेकिन एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। लेकिन बताइए ये जो एंजाइम प्रिजर्व है इसका शेप खराब है कि मेंटेन? इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ दूध अगर तुम निकाल के 20 मिनट रख दो तो वो बेटा फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पा जाएगा और उस 20 मिनट के अंदर फट जाएगा। लेकिन उबाला हुआ दूध तुम 4 घंटे रख दो, नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एंजाइम डीनेचर। फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, जब एंजाइम से डीनेचर थे तो फिर कभी दूध नहीं फटना चाहिए। बेवकूफ हो, दूध ओपन बेटा, ओपन डब्बे में है या फिर तुम बोलोगे सर ढक्कन लगा है, तब भी इससे नया बैक्टीरिया घुस सकता है और नए एंजाइम आ सकते हैं। इसलिए अगर तुम बार बार उबालते रहोगा तो क्या होता रहेगा? बार बार डीनेचुरेशन, और एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव होते रहेंगे। और अगर एंजाइम इनएक्टिव होते रहेंगे तो बताओ आपका दूध बचा रहेगा? तो इस तरीके को एक्टिव की इनएक्टिव। और अगर तुमने अपना मिल्क रूम टेम्परेचर पे रख दिया, दैट इज 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। और आजकल गर्मियों में रूम टेम्परेचर नहीं, रूम का टेम्परेचर 25, 35, 30 है। अगर हम रखें तो बताओ उस समय पर एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम की मैक्सिमम, तो दूध के फटने के चांसेस सबसे नहीं। सर बिल्कुल नहीं समझ गया। अब देखो ये तो मैं तुम्हें समझा गया, लेकिन तुम सब बेवकूफ बने हो। टीचर इसी का फायदा उठाता है। अब जैसे मुझे आगे ना पढ़ाना हो, मैं कहता हूँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, तुम बाहर निकल के बहुत क्या सुनील सर ने पढ़ाया, गजब समझ में आ गया, दूध उबाला, दूध रेफ्रिजरेटर में रखा, एकदम सही समझ में आया। ये बेवकूफ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, निकलेगा ही नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाए? याद रखना, टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर का रूल फॉलो करती है। कौन सा? ऑप्टिमम टेम्परेचर का रूल फॉलो करती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर से बोलो, एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मिनिमम की मैक्सिमम। फिर से, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। मान लो ये 25 से 35 है तो 25 में मैक्सिमम, 27 में, 30 में, 35 में। तो तुम 25 से 35 तक चलो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाली नहीं है। वो कैसी है? मैक्स, पहले से मैक्स हो चुकी। यहां पर Q10 फेल हो जाएगा। कैसे? 25 से 35 तक गए, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम ही रहा, डबल नहीं आया ना? आया। 25 से 35 तक गए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रहा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ भी तो डबल। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से कैसी है? मैक्सिमम। अब देखो लो टेम्परेचर से चले, सुनो,
लो टेम्परेचर से चले तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। हम लोग बड़े खुश हो गए, मिल गया, सर ने सही बताया। पर ये एग्जैक्ट बात नहीं है, क्योंकि जब तुम इस तरह पाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप श्योर नहीं हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। सूर्य सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात छोड़ दे तो हम श्योर नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले से अगर चले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद चले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो याद रखना, क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल बन सकता है कि देयर इज अ रिएक्शन इन विच on increasing rate of reaction increases, as well as on increasing temperature rate of reaction decreases, as well as on increasing rate of reaction does not change. It is optimum temperature. नहीं आया तो एक तरफ टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और एक तरफ टेम्परेचर बढ़ाने पर तरीका होता है बेटा, दैट्स नॉट द वे। ट्राई करो एक्सक्यूज मी शब्द कहने का, क्या बोलो एक्सक्यूज मी, ठीक है। बताओ, ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा कि बढ़ेगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर जोन पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस जो होंगे बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर 0 से 10 जाने पर टेम्परेचर बढ़ा, 10 से 15 जाने पर बढ़ा, 15 से 20 जाने पर बढ़ा, 20 से 25 जाने पर बढ़ा, 25 से 35 जाने पर ऑलमोस्ट से, एकदम सेम नहीं, ऑलमोस्ट से, मतलब 35 से 40 जाने पर घटा, 40 से 50 जाने पर घटा, 50 से 60 जाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा भी, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा भी, और ऑलमोस्ट सेम भी रहेगा। और यही खूबी है ऑप्टिमम टेम्परेचर कॉन्सेप्ट की। तो जब क्वेश्चन लिखा होता है ना थ्योरी में, समझ में नहीं आता, मैं क्वेश्चन ऐसे बना दूंगा, तुम कहोगे सर ये कहाँ है, एनसीईआरटी में है नहीं। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, देयर इज अ रिएक्शन इन विच ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, then it on increasing the temperature is almost same, and then on increasing the temperature it decreases। तो आप कहोगे सर आप कंफ्यूज हो, पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हो, फिर फिक्स कर रहे हो, फिर घटा रहे हो। यस, ऐसा होता है, रिएक्शन आपके सामने है। कौन सा जोन? ऑप्टिमम टेम्परेचर जोन। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ाने पर? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जोन में फिक्स रहेगा कि ऑलमोस्ट से? थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट से। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जोन की बात बढ़ेगा कि घटेगा? और मैंने टेम्परेचर पढ़ाकर पीएच अपने आप सॉल्व कर लिया, पीएच अपने आप सॉल्व किया। जैसा टेम्परेचर पर बेटा रिलेशन है वैसा ही पीएच के साथ रिलेशन है। देखना, पीएच के साथ रिलेशन बताने के लिए फिर से मैं ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज द सेम ग्राफ। अभी भी मैं यहां पर एंजाइम एक्टिविटी लूंगा, एंजाइम एक्टिविटी लूंगा और यहां पर लूंगा, इधर देखो, यहां पर लूंगा मैं पीएच। और ये ग्राफ बड़े ही अजीब है। क्यों? क्योंकि एवरी एंजाइम हैव इट्स डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। एवरी एंजाइम हैव इट्स डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। इनके अपने ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट है। जैसे पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम
ये 7 से 8 pH या 7 से 8.5 pH या फिर 7.5 pH से लेकर के 8 8.5 pH तक मैक्सिमम रिएक्शन शो करते हैं। तो मान लीजिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, कौन सा एमाइलेज है, वो किस पीएच में काम करेगा? 7.5 से 8.5 में जो काम उसका होगा मिनिमम की मैक्सिमम। चलो पीएच स्केल 0 से चालू होगी, यस वारे पट्टे, पीएच स्केल 0 से चालू होगी 1 से, क्या ये मान लो 7 है, क्या है, और कहां तक जाएगी 14। और मैं कह रहा हूं 7.5 से 8.5 के आसपास बेटा मैक्सिमम शो कर रहा है, मैक्सिमम। तो मैं बोलूंगा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। बताओ पीएच घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, पीएच बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन 8 के बीच में इट इज मिनिमम की मैक्सिमम। तो बताओ जो रूल किस पे लग रहा था, वही बेटा। इसी स्केल में, अगर इसी स्केल में मैं पेप्सिन बना दूं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। पेप्सिन कहां पर? स्टमक, पेलोबा, और वो किस पीएच पे काम करता है? 1 से 3, 1 से और 1 से कम पीएच। तो बताओ ये शुरू होगा मैक्सिमम से और क्या हो जाएगा? नहीं आया। इसका मतलब इसमें केवल एक जोन होगी, ऑप्टिमम एंड देन डिक्रीज, क्योंकि पीएच 1 से कम, क्योंकि ये किसका ग्राफ होगा? पेप्सिन, और ये किसका होगा? एमाइलेज। नहीं आया? आया? तो बताओ हर ग्राफ जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट हो, इसलिए उन्होंने एक ग्राफ ऐसा बना दिया है, और ये ग्राफ 7 pH के आसपास बनाया है। क्या यही ग्राफ पेप्सिन के लिए पॉसिबल है? क्योंकि पेप्सिन कहां पर निकलता है? स्टमक, और स्टमक का pH 1 से 3, इसका मतलब वो 1 से 3 पे मिनिमम काम करेगा कि मैक्सिमम, और 1 से 3 के आगे बढ़ोगे तो कम होगा, और 1 से कम pH होता नहीं है। तो बताओ ऑप्टिमम के पहले का ग्राफ, ये बात समझी में नहीं आ रही। अरे केमिस्ट्री पढ़े हो, पीएच स्केल कहां से चालू होता है? 1 से 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और उधर बेसिक। तो बताओ ये वाला जोन कैसा है? एसिडिक। ये वाला पेनक्रियाज के सिक्रीशन है, एसिडिक की बेसिक। तो एमाइलेज जो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, उसका काम क्या है? बेसिक में ज्यादा होगा, लेकिन अगर 14 तक जाओगे तो घटेगा भी, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इधर भी घटेगा। लेकिन जो पेप्सिन निकलता है वो कहां से निकलता है? स्टमक। और किस पीएच पे मैक्सिमम काम करता है? 1 से 3, और ये ग्राफ कहां शुरू हो रहा है? 1 से, तो 1 से 3 तक मिनिमम की मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम 7 तक आते आते मिनिमम। तो बताओ स्टमक का एंजाइम, बोलो इंटेस्टाइन में काम, तो बताओ वो जो पेप्सिन स्टमक में निकला था, क्या वो प्रोटीन का डाइजेशन इंटेस्टाइन में करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंटेस्टाइन का पीएच कितना है? 7.5 to 8. तो बताओ ये 1 के पहले वाला ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो ये ग्राफ आपकी बुक में बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया होगा? वो जो 7 के आसपास काम करते हैं। तो हर बंदे का पीएच सेम है कि अलग अलग? पर ऑप्टिमम पीएच वाली कहानी लागू होती है, यस और नो? ऑप्टिमम पीएच पर मैक्सिमम, ऑप्टिमम के पहले मिनिमम, ऑप्टिमम के बाद मिनिमम। ऑप्टिमम के पहले पीएच बढ़ाने पर बढ़ेगा, ऑप्टिमम पर ऑलमोस्ट सेम, ऑप्टिमम के बाद पीएच बढ़ाने पर घटेगा। नहीं आया? आया? और इस तरीके से हमने 2 फैक्टर बताए, एक फैक्टर का नाम टेम्परेचर, दूसरे का। तो देखो बेटा, कहानियां और इंटरटेनमेंट अलग होते हैं और क्वेश्चन अलग होते हैं। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देयर इज अ एंजाइम इन विच ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्स्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, देन इट बिकम मैक्सिमम, देन इट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट इज अ कैसा ग्राफ है? ऑप्टिमम ग्राफ। याद रहेगा? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। 6 बजे मिलते हैं, और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को खत्म करते हैं।